जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैंने आपको पिछले दिनों 2 वीडियो डाले थे और दोनों वीडियो में मेरी जानकारी थी आपको इस अधिवेशन के संबंध में। और इस अधिवेशन में मैंने आपको बताया था कि आप जस्टिस के चंद्रू हैं। आपने फिल्म देखी होगी जय भीम, और जय भीम फिल्म में आपने एक वकील का किरदार निभाया था एक्टर सूर्या ने। और एक्टर सूर्या ने जिस वकील का किरदार निभाया था वो वकील दरअसल जस्टिस के चंद्रू थे, जो कि वकालत के दौरान उन्होंने एक ऐसा केस फाइट किया था जिस केस के आधार पर जय भीम फिल्म बनी है। अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हैं। बीच में है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण जी, और बीच में साइड में है महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड जज जिनका नाम है माननीय आनंद भड़के। और जो तीसरे चौथे आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार थोरात साहब। और जो चौथे आपको दिख रहे हैं वामन मेश्राम साहब, इनके बारे में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता है इनके बारे में। अब चलता हूँ मैं इस अधिवेशन के बारे में जो पूरी जानकारी दी गई थी, इस जानकारी को हम लोगों ने एक बार फिर मैं आपको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये हमारा 3 सेशन होंगे इसके अंदर। सुबह 10 बजे से हमारा सेशन शुरू होगा 2 अक्टूबर का, और 2 अक्टूबर का सेशन शुरू होने के बाद 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक सेशन ख़त्म हो जाएगा, और 12:30 से लेकर के दूसरा सेशन चलेगा और वो करीबन 2-2:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और जो तीसरा सेशन चलेगा वो भी करीबन 2 घंटे के 2-2.5 घंटे के अंतराल में ख़त्म हो जाएगा, और चौथे सेशन में ये करीबन रात को 9 बजे तक चलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं कि जो 3 सेशन होंगे उनमें पहला सेशन था कॉलेजियम सिस्टम, जिस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हमारा भारत देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग का जो न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो समाप्त हो गया है। यही नहीं, जो एडवोकेट्स जो चुने जाते हैं जज के रूप में वो भी स्पेशली किसी एक ही जाति के ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस कॉलेजियम सिस्टम को रखा जाए या नहीं रखा जाए, और इस कॉलेजियम सिस्टम का फिर इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाए, इसके बारे में एक बड़ा मनन होगा। और दूसरा है इसके अंदर कि माइनॉरिटी को SC ST OBC और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व विहीन कर दिया गया है इस कॉलेजियम सिस्टम के जरिए। और इसी के साथ साथ हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि क्या राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग होना चाहिए, बाबा साहब के हिसाब से होना चाहिए, ताकि SC ST OBC और माइनॉरिटी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, पहला सेशन ये था। और दूसरा सेशन जो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ वो था SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों पर थोड़ा आगे चले गए अपन। दूसरा सेशन था न्यायपालिका में निजीकरण जैसा असर दिखने में आ रहा है। पहला निजीकरण तो आप ये मान लीजिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जस्ट लाइक के निजीकरण, इसमें किसी भी जज को जो लिया जाता है उसको योग्यता के आधार पर नहीं लिया जाता, उसको सिफारिश के आधार पर लिया जाता है। और योग्यता के आधार पर कितनी योग्यता हो सकती है, हाई कोर्ट के वकील रहे हों या फिर किसी नेता के वकील रहे हों, तो ये उनकी योग्यताएँ देखी जाती है। हालांकि और भी योग्यताएँ देखी जाती होंगी, लेकिन उस योग्यताओं में क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर योग्य नहीं होते, उनके अंदर भी होते हैं। तो फिर उनके जज क्यों नहीं होते? उसका मूल कारण है कॉलेजियम सिस्टम। यदि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग होता तो बाकायदा लोग एग्जाम देके जाते, और एग्जाम देके जाते तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को भी बाकायदा उसमें सफलताएं मिलती। ये हमारा दूसरे सेशन का जो हमारा निर्णय था, ये क्या नाम सेशन का जो सब्जेक्ट था वो ये था। पहला और दूसरा सब्जेक्ट हमने डिटेल में पिछले वाली वीडियो में बताया है। आज हम बातचीत करेंगे सिर्फ तीसरे सेशन की, जिसके अंदर हमें किसी न किसी रूप से पीछे धकेलने के लिए एक षड्यंत्र और चल रहा है। तो जैसा कि सभी वकीलों ने इस बात की शिकायत की है कि ऐसा अक्सर हो रहा है कि एक ही तरह के 2 फैसले, ध्यान से सुनिए, एक ही तरह के 2 फैसले जो एक ही जज के द्वारा दिए जा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पर एक ही तरह का केस है, और एक ही तरह के केस में 2 विभिन्न वकीलों की फाइलों में एक ही जज ने अलग अलग फैसले दिए हैं। अर्थात
SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो वकील होते हैं उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों का कहना है। जबकि दूसरी तरफ जो उसी जज के सगे संबंधी जानकार या जाति के होते हैं, उस जाति विशेष जाति के लोगों को बाकायदा रिलीफ दिया जा रहा है, ताकि समाज में यह मैसेज जाए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकील बिल्कुल डफर होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। जो वकील होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के या कुछ एक जाति के लोग ही अच्छे होते हैं, वो ही रिलीफ दिलाते हैं, वो गारंटी से जमानत लेकर के आते हैं, वो गारंटी से केस जिताते हैं। ऐसा एक भ्रांति फैला रखी है। जबकि होता यह है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लॉयर भी बाकायदा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह फाइल प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके केसेज में रिलीफ नहीं दिया जाता, ऐसा बहुत सारे वकीलों का कहना है। तो यह भी सब्जेक्ट हमारे इसमें तीसरे सत्र में रखा गया है। अब इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों पर आए दिन होने वाले हमले को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। बार और बेंच के बीच में साझा समझौते से SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों के राइट टू लाइफ को नकारा जा रहा है। वकीलों का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बिना मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने वालों का संरक्षण नहीं हो सकता। ये इसमें 3 पॉइंट है। अब अगर इसके बारे में वो डिटेल और बता दूं मैं आपको, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। इन सभी को सुनने के बावजूद आपको यह नहीं रहना चाहिए कि आपको अधिवेशन में नहीं आना है। इनके ऊपर विस्तार से बहुत सारे लर्नेड अधिवक्ताओं की, जो लर्नेड हमारे समाज के SC ST OBC और बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनके बाकायदा इस पर विशाल मंथन होगा, इन पर तरीके ढूंढे जाएंगे और जो समाज में घट रहा है और सभी बातों पर बाकायदा एक संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा विचार होने वाला है। आप सभी वकीलों को और कानून के विद्यार्थियों को, जो विशेष तौर से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन वकील नहीं बने हैं, वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी आ सकते हैं, और जो कोर्ट में जो बाकायदा रिटायर्ड जज हुए हैं, जज रिटायर्ड हुए हैं, वो भी आ सकते हैं, और रनिंग जज भी आ सकते हैं, और कोर्ट स्टाफ भी आ सकता है, चाहे वो रिटायर्ड हो और चाहे वो हो। यदि हमारे कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं तो वो रिकमेंडेड व्यक्ति भी आ सकता है। कार्यकर्ता मैक्सिमम हमारे वकील ही हैं। वो वकील यदि किसी कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं तो वो भी आ सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ संवैधानिक रूप से कुछ संगठन और भी हैं, वो लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे वकील हैं उन लोगों से बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें और वो उसके अंदर आ जाएं। मैं आपको बता रहा था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमले देखकर आज यह लगता है कि जो वकील आम जनता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लड़ता है, आज वही संकट की स्थिति में आ गया है। इसलिए अधिवक्ताओं को संरक्षित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सख्त जरूरत है। हम कई बार देखते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिवक्ताओं में सामाजिक एकता ना होने की वजह से राइट टू प्रैक्टिस के अधिकारों में से भी वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुजन अधिवक्ताओं के राष्ट्रव्यापी बहुजन अधिवक्ताओं का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बिना यह संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुजन अधिवक्ताओं के राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने की सख्त आवश्यकता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन सामाजिक न्याय के लिए निरंतर लड़ रहे हैं और उन्हें भ्रष्ट सरकार उन्हीं संवैधानिक संगठनों के विरोध में विद्रोह करवाती है और उन पर झूठे मुकदमे करवाती है, शासन और प्रशासन का गलत इस्तेमाल करती है। इसलिए मानवीय अधिकारों एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने वालों की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों के संरक्षण हेतु बहुजन वकीलों का राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। ऐसे संगठन की आज के माहौल में बहुत बड़ी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का निर्माण किया गया है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर निष्ठापूर्वक विस्तार करें और संवैधानिक रूप से सामाजिक लड़ाई लड़ने हेतु आगे बढ़ें। यह है हमारा इसमें मैसेज भी है और हमारा जो विषय है वो भी है। तो आपको मैंने बताया तीसरा सत्र किस संबंध में है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों पर आए दिन हमले होते रहते हैं, उनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और उसको लागू किया जाए। बार और बेंच के बीच में
साझा समझौते से SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों के राइट टू लाइफ को नकारा जा रहा है। अर्थात एक ही तरह के दो केसेज में अलग अलग फैसले दिए जा रहे हैं और ऐसा अक्सर देखा गया है। बहुत सारे वकीलों का बाकायदा कहना है कि एक ही केस में डबल तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। अर्थात जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकील हैं उनके फाइलों में प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ एक केसों में मैंने भी जयपुर में देखा है और यही बहुत सारे लोगों का कहना है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें भी कुछ न कुछ इनका करना चाहिए। वकीलों का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बिना मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने वालों का संरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए जन आंदोलन हेतु राष्ट्रव्यापी वकीलों का संगठन अनिवार्य है। हम सभी वकीलों को जो भारत देश के हैं, जो LLB करके लर्नेड कहलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन सभी को एकजुट होकर के अपने समाज और वर्ग के संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और जो लड़ रहे हैं, जो संगठन लड़ रहे हैं इन अधिकारों के लिए, उन संगठनों को हमें संवैधानिक और कानूनी रूप से सलाह मशवरा राय देनी चाहिए और उनको बाकायदा कानूनी संवैधानिक रूप से प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। यह है अपने संगठन का पूरा उद्देश्य। इससे पूरा भारत देश भी बचेगा और भारत देश में जो 85% पब्लिक है, इसी को सही दिशा नहीं मिलेगी। बाकी जो पब्लिक है वो भी काफ़ी सारी गुमराह है। उसमें कुछ एक टॉप लेवल के लोग ही इस देश को खा रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें संवैधानिक रूप से और संविधान के समर्थित कानूनों को लागू करवाने के लिए जो सभी वर्गों के संवैधानिक हक और अधिकार हैं वो उन सभी वर्गों को मिलने चाहिए। विशेष तौर से उन वर्गों को जो वंचित वर्ग है, जिनको उनके संवैधानिक हक और अधिकार नहीं मिले हैं, उनके हक और अधिकार लेने के लिए जो संवैधानिक संगठन, जो सामाजिक संगठन खड़े हैं, उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, संवैधानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमारे को खड़े रहना चाहिए। इस संबंध में बहुत बड़ा मंथन इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन की ओर से दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को नागपुर में गुरु नानक भवन में होगा। आप सभी को वहाँ पर आना चाहिए, पधारना चाहिए और इस अधिवेशन को डिटेल में सुनना चाहिए। ये तो था हमारा इस अधिवेशन का छोटा सा परिचय। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून के जो विद्यार्थी हैं इनको इसमें अवश्य आना चाहिए, क्योंकि कानून के विद्यार्थी अक्सर प्रैक्टिस के दौरान कहीं कहीं भटक जाते हैं। तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन, ताकि वो एक अच्छे वकील बने, समाज को सही दिशा दें, इसीलिए उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता है। ये प्रॉपर गाइडलाइन हमारे को इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन सभी वकीलों को देगा, चाहे वो किसी जाति समाज के हों। उनको एक अच्छा वकील बनने के लिए सभी वकीलों को देगा। वैसे हमारा एक एकेडमिक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर किसी भी जाति समाज का व्यक्ति हो वो बाकायदा उसके अंदर PP की, जुडिशल सर्विसेज की ट्रेनिंग ले सकता है और कोचिंग ले सकता है। और ये प्रोग्राम हमारा पिछले 2 साल से चल रहा है और हमारी तेलंगाना यूनिट इसको संभाल रही है, जो कि बहुत अच्छे से इस काम को कर रही है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप इस अधिवेशन में 2 अक्टूबर 2022 को आप लोग पधारेंगे। 2 अक्टूबर का दिन हमने इसीलिए डिसाइड किया है कि बाबा साहिब ने 174 वकीलों की 2 अक्टूबर को ही एक मीटिंग ली थी समाज के उत्थान से संबंधित, इसीलिए 2 अक्टूबर हमने चुना है। तो अब मैं इसी बात को कह करके आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान।